नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, हीट एंड टेम्परेचर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोगों का पार्ट 3 में टॉपिक 3 है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी, जिसे हम कहेंगे उष्मीय चालकता। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिए 2019 एएलपी सीबीटी 2 का पेपर, जहां आपको इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीन तीन न्यूमेरिकल्स इससे पूछे गए हैं आपके द्वारा, जो दिए गए वो मैं पूरा डिस्कशन करा दूंगा। इसके अलावा पूरा थर्मल कंडक्टिविटी को फिजिकली मैं समझाऊंगा, ताकि इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे वो भी कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, आप अगर पार्ट 1 यानी कि हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 1 में, जिसमें मैंने सारे टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड, चाहे डिग्री सेल्सियस, चाहे केल्विन स्केल, चाहे फ़ारेनहाइट स्केल, चाहे रैंकाइन या फिर रोमर साइकिल, या फिर खराब थर्मामीटर मैं कह रहा हूं, खराब टेम्परेचर स्केल भी मैंने लिया, यानी कि डिफॉल्ट स्केल लिया, यानी कि एरर स्केल लेकर के मैंने उसके माध्यम से जो न्यूमेरिकल्स बने उसको बतलाया। एक न्यू स्केल लेकर के मैंने ये भी न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। फिर पार्ट 2 में मैंने आपका न्यूटन का जो कूलिंग्स लॉ है, यानी न्यूटन का शीतलन नियम, रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि ठंडा होने का जो दर है, वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ताप में अंतर। किसके किसके बीच में ताप में अंतर? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो इसके जितने न्यूमेरिकल्स है वो करवा दिए हैं, और आज आपका थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो वीडियो के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, चैनल पे, टेलीग्राम पे मिलेगा। दूसरी बात, प्रोजेक्शन एंड व्यू का मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, जरूर से जरूर करके जाइएगा भाई। आपका कंप्लीट प्रोजेक्शन एंड व्यू यहीं से आपका एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा कि आपका कितना अच्छे से तैयार है। तो बाकी पीडीएफ में आपको थर्मल कंडक्टिविटी की मैंने सारी लिख रखी है, ये आपको अपने टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बट चलिए, सबसे पहले समझते हैं। और भाई, जितने स्टूडेंट्स न्यू है जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ग्रुप डी लेवल पे भी जाकर इतने अच्छे शानदार कंटेंट देखिए। चीजें नाम या फेम या किसी के फैन मत बनिए, ठीक है ना, किसी भी शिक्षक के। भाई, हर शिक्षक अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझिए, जो काफी फेमस हो गए हैं, आप उनके पीछे यूं ही नहीं भागे, आंखें खोल करके भागिए, बस मैं यही कहूंगा। और जो कंटेंट यहां मैं दे रहा हूं, जिस लेवल पे मैं जाकर के दे रहा हूं, आप एक बार अगर कंटेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद वो कंटेंट आपको वहां नहीं मिल पा रहा। बाकी चीजें आप देखिए, आपको समझ में आएगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि उसमें चालकता, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। देखिए, इसकी थ्योरी पूरी कहानी लिख दी गई है, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है भाई। अगर इसका आपको अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब ठेठ भाषा में इसके मतलब को समझना होगा। देखिए, आपको पता है हीट जो फ्लो करती है, या हीट का जो ट्रांसफर होता है ना, या आप कह सकते हैं ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, किधर से किधर होता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होती है ना। यानी हीट का डायरेक्शन इधर से इधर फ्लो करेगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कि एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका ए, और कोई एक ऑब्जेक्ट है इसका बी। इसका तापमान जो दिया गया है, ये दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसका तापमान दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे क्या होगा, आप बताइए, जो हीट का जो डायरेक्शन होगा फ्लो करने का, या हीट जो ट्रांसफर करेगी, उष्मा का जो स्थानांतरण होगा, वो किस डायरेक्शन से फ्लो होगी? इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ए टू बी की ओर फ्लो करेगी हीट। यानी ऑब्जेक्ट ए से क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। अगर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो सिंपल सी बात है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यहां आप देखेंगे जो आपका ऑब्जेक्ट बी है, इसमें हीट क्या करेगा, इंटर करेगा, यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हीट का जो आप ट्रांसफर देख रहे हैं, यानी ये जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो हीट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी गेन कर रहा है, ये कब तक होगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि टेम्परेचर ए का और टेम्परेचर बी का इक्वल नहीं हो जाए। तो कुछ समय के बाद ये देखा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है ए है, जो है, इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से घट के क्या हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और इसने क्या किया है, हीट को गेन किया है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ करके 28 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया, अब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये कहना क्या चाहते हैं सर, इसका क्या तात्पर्य है थर्मल कंडक्टिविटी से? तो आइए अभी यही हम बताते हैं।
आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है यानी ये जो K है, ये हमें बताती है कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है यानी कोई एक वस्तु है, इसमें इससे जो आपका ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है यानी इससे जो आपका हीट फ्लो कर रहा है कितनी आसानी से फ्लो करेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक आपका ऑब्जेक्ट है एल्यूमिनियम का और एक ऑब्जेक्ट है आपका लोहे का यानी आयरन का, यानी इससे जो हीट का जो ट्रांसफर होगा, ठीक है, हीट। अब एक चीज को समझिए, इस एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू मान के चलते हैं 10 है और इस लोहे की जो थर्मल कंडक्टिव वैल्यू जो है वो है आपकी 20। हर पदार्थ की, देखिए ध्यान से समझिए, मैं पूरी की पूरी चीजें समझा दूंगा थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी यानी उसमें चालकता जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पदार्थ है यानी वो कौन सा मटेरियल है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टिविटी पढ़ी थी, प्रतिरोधकता पढ़ा था आपने, तो आपका ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा भाई, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है। अगर एल्यूमिनियम यूज किया है तो इस एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी फिक्स है 10 है। ये मैं एक एग्जांपल लिया हूं, रफ डाटा। अगर आपने लोहे का अगर कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी फिक्स है 20। तो ये थर्मल कंडक्टिव बताएगा, ये उसमें चालकता बताएगा ये लोहा या फिर एल्यूमिनियम किससे ऊष्मा बहुत ही आसानी से प्रवाह करेगी या फिर फ्लो करेगी या फिर उससे ऊष्मा निकलेगी। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होगी उससे ऊष्मा आसानी से फ्लो करेगी, यानी इससे जो हीट जो फ्लो करेगी बहुत ही आसानी से फ्लो करेगी कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम से। समझ में आया? यानी आपका जो ये थर्मल कंडक्टिविटी है, सबसे पहले ये समझिए कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से हीट कितनी आसानी से फ्लो करेगी। हर ऑब्जेक्ट की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ये है आपका डायमंड, या मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया है गोल्ड, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग है भाई, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अधिक होगी, उससे क्या होगा, हीट आसानी से फ्लो करेगा। ये पूरा अभी मैं चार्ट आपके सामने रखूंगा कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होगी, कैसे क्वेश्चन बनेगा। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया थर्मल कंडक्टिविटी के बारे या नहीं, ये बताइएगा। थर्मल कंडक्टिविटी के मतलब आपको बस अभी इतना सा ही समझ लेना है भाई कि थर्मल कंडक्टिविटी हमें यह बतलाती है कि किसी भी वस्तु से जो ऊष्मा प्रवाह करेगी कितनी आसानी से प्रवाह करेगी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू अधिक है तो उससे जो हीट का जो ट्रांसफर होगा, यानी हीट जो ट्रांसफर होगा काफी आसानी से ट्रांसफर कर जाएगा। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी तो वहां से जो हीट का जो ट्रांसफर होगा या हीट का स्थानांतरण भी कह सकते हैं आप, वो क्या होगा, उतनी थोड़ी आसानी नहीं होगी हीट को फ्लो करने में। अब आइए थ्योरी को एक बार पढ़ते हैं, तब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू ट्रांसफर और कंडक्ट हीट, यानी कि उससे कितने आसानी से हीट का ट्रांसफर हो सकता है या उससे ऊष्मा का उत्पन्न या फिर उससे हम ऊष्मा को कंडक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, जो मटेरियल आपने यूज किया उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। उसमें चालकता किसी वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि उस वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह कितनी आसानी से हो सकती है। क्लियर है? यही मैंने अभी बताया आपको। दूसरी पॉइंट, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रेटर इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू ट्रांसफर हीट। यही मैंने कहा बात कि जिसकी उसमें चालकता ज्यादा होगी उससे ऊष्मा जो होगा आसानी से फ्लो करेगा। अब यहां एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपका कि थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये कि ये हमें बतला रहा होगा कि कोई जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उससे ऊष्मा कितने आसानी से फ्लो करेगा। इसका मतलब ये कि मैं आपको दो ऑब्जेक्ट ले लिया हूं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। अब आपको इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू दे दी गई है, मैं एक रफ डाटा ले रहा हूं, 50 दी गई है और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है 60, और आपसे पूछा जाएगा कि किससे, यानी कि आप केवल इस थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को देख करके बताइए कि किससे हीट को आसानी से फ्लो किया जा सकता है या हीट को कंडक्ट किया जा सकता है। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू ज्यादा होगी उससे हीट आसानी से फ्लो करेगा। क्लियर हो गया भाई? अब यहां पे आपका इसके मात्रक यानी कि यूनिट से क्वेश्चन बनता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई,
यूनिट से। इसका जो यूनिट है वो होता है वाट पर मीटर केल्विन। क्लियर है? अब एक चीज बताइए, वाट को आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, तो एक और इसका यूनिट बन जाएगा जूल पर सेकंड मीटर केल्विन। या फिर आप इस वाट को ऊपर रखिए, मीटर को ऊपर लेके चले जाइए, केल्विन को ऊपर ले जाइए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी दो यूनिट आपको याद रखना है थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन। और इसी वाट को आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। बस मैंने वाट की जगह जूल पर सेकंड कर दिया और रेस्ट मीटर केल्विन ही मैंने रखा है। यहां तक चीजें क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में ऊष्मा चालकता से जो क्वेश्चन आपका बनता है, ऊष्मा चालकता जो फ्लो करेगी या ऊष्मा चालकता की जो प्रवाह होती है सबसे अधिक किसमें होती है, सॉलिड में होती है। यानी कि आप, अच्छा अभी मैं आपको जैसे, अच्छा पहले इसको पढ़ लीजिए फिर मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। पहले पढ़िए क्या लिखा गया, ऊष्मा चालकता की प्रवाह सबसे कम किसमें है, गैस में होता है, इससे ज्यादा लिक्विड में होता है और इससे ज्यादा सॉलिड में होता है। जैसे कि ये आपको मैंने यहां पे लिख दिया, ये आप एकदम याद करके दिमाग में रखिएगा कि जो कोई भी, अगर आपने सॉलिड आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है लिक्विड से ज्यादा होगी और सबसे कम किसकी होती है, गैस की। यानी कि मैं अगर आपको तीन, चलिए यहां पे आइए, मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, एक आपको दिया गया है स्टील, ठीक है, एक आपको दिया गया है मिल्क और एक आपको दे दिया गया है CO2 गैस, ठीक है। अब आपको यहां पे बोला जाएगा आप इसको अरेंज करिए, ठीक है ना, अरेंज करिए थर्मल कंडक्टिविटी के आधार पर, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें चालकता के आधार पर। तो आपको चार ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब यहां पे ऐसे रहेगा कि मिल्क की जो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी स्टील से, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके बाद आपको दिया रहेगा कि स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी, उसके बाद मिल्क की ज्यादा होगी। या फिर आपको ये दिया रहेगा ऑप्शन सी में कि स्टील की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद मिल्क की होगी, उसके बाद CO2 की होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको ये क्या बताया पहले समझिए, आपका ये जो स्टील आपको जो दिख रहा है ये क्या हो गया, स्टील एक सॉलिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका जो मिल्क है ये क्या हो गया, आपका लिक्विड हो गया, ठीक है, यानी द्रव हो गया। और ये जो आप कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं ये क्या हो गया, आपका गैस हो गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में होती है, उसके बाद किसकी होती है, लिक्विड की होती है, उसके बाद किसकी होती है, गैस की होती है। ये अभी आपने पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है, जो सॉलिड है उसका सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी यानी स्टील सबसे ज्यादा है, तो यहां भी स्टील है, यहां भी स्टील है। उसके बाद लिक्विड का नंबर आएगा, लिक्विड में किसका आएगा नंबर, मिल्क का, तो मिल्क है नहीं, यहाँ पे मिल्क है, यानी ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी समझिएगा तभी वो न्यूमेरिकल को भी अच्छे से आपको मैं समझा पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मैंने पहले ही कहा कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है भैया उसमें चालकता ये तापमान पे डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, ये डिपेंड करती है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है, ठीक है। यानी आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। अब आपने जो मटेरियल लिया है उसका थर्मल कंडक्टिविटी फिक्स है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, बस यही समझना है आपको। तो देखिए ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अच्छा ये इसका मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला, जैसे मैंने ये कहा कि आपने एक ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका स्टील का है और एक आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो है आपका एल्यूमिनियम की। तो देखिए आपने एक स्टील मटेरियल यानी स्टील पदार्थ का जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी फिक्स होती है, मान के चलते हैं 10 है, और इस एल्यूमिनियम जो है इसका जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की फिक्स होती है, कुछ भी ये मान के चल देते हैं 5। तो अब आप इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर को दीजिए, इंक्रीज करिए, डिक्रीज करिए, कुछ भी, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए भाई, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इंप्योरिटी ये सब मैंने समझा रखा है एप्लीकेशन में, सारा क्लासेस है भाई, अच्छे से करके जाइएगा। चलिए ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसकी होती है, तो डायमंड की होती है, पहला पॉइंट। देन सिल्वर, ठीक है, इसके बाद कॉपर। अब ये इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन मिलेगा और अरेंज करने मिलेगा, तो याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा डायमंड, डायमंड के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड का नंबर आता है। याद कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां तक का आपको टारगेट बनाना है, इनको चारों को पहले याद करना। सबसे पहले डायमंड आएगा, ठीक है,
देन आपका सिल्वर चांदी आएगा, देन आपका कॉपर आएगा, देन आपका गोल्ड आएगा। इसके बाद यहां से आप यहां से टारगेट करिएगा, यहां से चीजों को याद करने का। एल्यूमिनियम के बाद ब्रास, ब्रास के बाद आयरन, आयरन के बाद स्टील, स्टील के बाद ईयर। ठीक है, तो देखिए यहां समझिए सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, तो डायमंड की है। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, डायमंड की है। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, पहले ये बताइए। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, इससे हीट क्या होगा, आसानी से फ्लो करेगा। जैसे आपने करंट में पढ़ा था, जिस भी पदार्थ से करंट आसानी से फ्लो करता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। तो उसी प्रकार डायमंड से सबसे अच्छे से, सबसे आसानी से हीट फ्लो करेगा, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का सुचालक होगा। और सबसे कम जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है गैस की, मैंने पहले भी कहा, यानी कि एयर यानी हवा की। तो इससे क्या है, इसका मतलब यह है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही क्या है, कम है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो हीट इससे आसानी से फ्लो नहीं करेगी। जिस प्रकार करंट जिससे आसानी से फ्लो नहीं करती है या फ्लो करती नहीं, उसको आप क्या नाम दे देते हैं, इंसुलेटर यानी कि कुचालक। तो उसी प्रकार आपका ये जो ईयर है बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, यानी ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा। यहां से सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए सीक्वेंस याद करना है, क्या आपको याद हुआ। सबसे पहला नंबर में कौन आएगा, डायमंड आएगा। डायमंड के बाद किसका नंबर आएगा भाई, डायमंड के बाद मैंने क्या बताया था, सिल्वर का नंबर आएगा। सिल्वर, चांदी के बाद किसका नंबर आएगा, कॉपर का नंबर आएगा। ठीक है, डायमंड के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद किसका नंबर आएगा, याद करिए, गोल्ड का नंबर आएगा। ठीक है ना, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड का नंबर आया। ठीक है, ये चारों याद होगा, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। ठीक है, यहां से मैंने बताया सबसे ज्यादा डायमंड, देन सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड। अब इसके बाद फिर आपको याद रखना सीक्वेंस किसका होगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद किसका नंबर था, ब्रास का, याद रखिएगा, ब्रास का आएगा। एल्यूमिनियम, ब्रास आ गया। ब्रास के बाद कौन था आपका, आयरन था। आयरन के बाद कौन था आपका, स्टील था। स्टील के बाद सबसे कम किसका होता थर्मल कंडक्टिविटी, ईयर। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील, देन आपका ईयर। तो सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी, हवा की, यानी ईयर की। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा। कौन, डायमंड। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा। अब देखिए, अब इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक लॉ पहले पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका यहीं से फॉर्मूला डिराइव्ड होगा और आपका न्यूमेरिकल्स बनाएगा यही क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी यही आपका लॉ। तो लॉ क्या है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण का फूरियर का नियम। ये कि ये नियम आखिर क्या है, इसको समझिए, ऐसे रटिए मत भाई। देखिए जो ये नियम आप जो देख रहे हैं, किसका नियम है, फूरियर साहब ने दिया। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है फूरियर। इनका जो लॉ है ये क्या बता रहा है कि किसी भी पदार्थ से, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी भी पदार्थ जो हीट का जो ट्रांसफर होगा, यानी हीट जो ट्रांसफर करेगा या जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा ना, उससे संबंधित ये नियम दिया है, किन्होंने, फूरियर ने दिया है। ठीक है, क्या नियम दिया, चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी समझ में आया ये लॉ क्या पढ़ रहे हैं, इस लॉ के बारे, यानी इस लॉ में आप क्या पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से जैसे हीट फ्लो करेगा, यानी हीट का जो ट्रांसफर होगा, उससे संबंधित यहाँ पे क्या किया गया, आपको नियम दिया गया। चलिए पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी रेट ऑफ हीट फ्लो बाय कंडक्शन, यानी एक कौन सा मैं मीडियम है, कंडक्शन मीडियम से, इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया मेजर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन। हिंदी में, किसी वस्तु में चालन के द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दर, ये लाइन याद रखना है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है आपका यही है। यानी आप इस नियम के माध्यम से ये समझेंगे कि ऊष्मा प्रवाह की दर, इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आता है, ऊष्मा प्रवाह की दर यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो। इस नियम के माध्यम से आप समझ रहे होते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट से, यानी ऊष्मा प्रवाह की दर क्या है। पहले समझिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है। यहां एक वर्ड लिखा गया है, क्या लिखा गया है, रेट ऑफ हीट फ्लो, यही इस नियम का मेन आत्मा है। ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी हिंदी में हम इसे क्या लिखेंगे, ऊष्मा प्रवाह की दर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग इसको हिंदी में, ऊष्मा प्रवाह की दर। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से 1 सेकेंड में, ध्यान से सुनिएगा, इस ऑब्जेक्ट से, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए है, तो इस ऑब्जेक्ट से 1 सेकेंड में
कितनी ऊष्मा प्रभावित होती है, कितनी ऊष्मा प्रभावित होती है, यानी अभी इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा ऊष्मा प्रभावित होती है, यानी इसका मतलब ये है इन 1 सेकेंड हाउ मच हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब ये है कि इस जो आपके पास जो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इससे जो हीट का जो ट्रांसफर होगा, तो इससे हीट का इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा, हाई टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगा। मान के चलते जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आपके पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये इंड आप देख रहे हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये जो आपका एडी वाला जो इंड है, इसका जो टेम्परेचर है ये आपका T1 है, ठीक है। और ये जो BC देख रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर है इस इंड का, ये है आपका T2 है। और मैंने लिख दिया है T1 ग्रेटर देन T2 है, यानी ये किनारा क्या होगा, हॉट होगा, यानी कि क्या होगा, ये किनारा गर्म होगा। और ये किनारा क्या है भाई, ये किनारा क्या है आपका कोल्ड है, यानी ये क्या है भाई, ठंडा होगा। सिंपल सी कंसेप्ट है यार। तो भाई अब आप मुझे ये बताइए, यहां से क्या होगा, आपका हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इस एंड से इधर आपका क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये दूसरा जो इंड है, यानी ये जो आपका बी और सी वाला जो इंड आप देख रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो एक बात बतलाइए, यहां से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो रेट ऑफ हीट, यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट है, यानी रेट ऑफ हीट जो फ्लो है, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की जो दर है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में कितनी ऊष्मा प्रभावित होती है, यानी 1 सेकेंड में यहां से कितना ऊष्मा प्रवाह होगी, यानी कि इन 1 सेकेंड हाउ मच हीट इज ट्रांसफर, ये हमें बताता है फूरियर्स का लॉ। तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसी फॉर्मूला से, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें फाइंड आउट करिए कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। क्यू इक्वल्स टू होता है -KA डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स। अब इसके पूरे फॉर्मूला को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि एक मैं फिर से फिगर वही बनाऊंगा कि कोई एक आपका एक ऑब्जेक्ट है, या फिर ऐसे समझिए कि कोई मैंने एक लोहे का छड़ लिया, ठीक है ना। ये जैसे कोई एक लोहे का एक छड़ है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, हीट ट्रांसफर, यहां से मैंने क्या किया है, हीट दिया है, ऊष्मा दिया है भाई, हीट मैंने दिया है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ T1 का टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा कंपैरेटिवली T2। धीरे धीरे हीट का क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा, कौन सा माध्यम से, कंडक्शन, चालन के माध्यम से। तो धीरे धीरे अभी क्या है सिचुएशन, T1 ग्रेटर देन T2 है, यानी अगर आप इस इंड को छुएंगे तो काफी गर्म लगेगा, ये इंड छुएंगे तो ठंड लगेगा। लेकिन यहाँ से धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर होगा, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो रड है एल्यूमिनियम का या आयरन का, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप देख रहे हैं, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यानी रेट ऑफ हीट फ्लो बताइए, यानी 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो कर रहा है, ये हमें बताइए। यानी Q इक्वल्स टू, यानी ये फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे समझिएगा, अभी इसको मैं इस फिगर में आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, इस फिगर में भी, फिगर में देखिए समझाना थोड़ा सा टिपिकल होगा। मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने हीट ट्रांसफर किया, ठीक है, तो यहाँ का जो तापमान है ये T1 है, और यहाँ का तापमान क्या है, T2 है। तो भाई सिंपल सी बात है, T1 ग्रेटर देन T2 है। तो ये जो आपका, अच्छा दूसरी बात, इसका जो ये ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं आप, इस ऑब्जेक्ट यानी इस पदार्थ का क्या है, अपना एक एरिया होगा। तो इस एरिया से, ठीक है ना, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक लंबवत क्या होगा आपका, इस प्रकार से हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर करेगा, और धीरे धीरे इस इंड को भी क्या करेगा, गर्म कर देगा, ठीक है। तो अब समझिएगा, सबसे पहले ये माइनस साइन के बारे में समझिए कि माइनस साइन ये फॉर्मूला में क्या बताता है। ये नेगेटिव साइन हमें ये बतला रहा है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जा रहा है ना, हीट का ट्रांसफर हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ए क्या है, वो एरिया है ऑब्जेक्ट का जिससे आपका हीट जो होता है लंबवत क्या होता है, परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, क्लियर है। डेल्टा की क्या है, डेल्टा टी क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि T1 माइनस T2 हो जाएगा, हायर टेम्परेचर ये है, ये लोअर टेम्परेचर है। और डेल्टा एक्स क्या है, उस ऑब्जेक्ट की मोटाई होगी, ठीक है, ये आपका डेल्टा एक्स है, समझ में आया। यानी अब मैं यहाँ पे एक साफ फिगर बना दे रहा हूं, या फिर आप इसी छड़ को भी लेकर के भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी चौड़ाई क्या हो गई आपका, डेल्टा एक्स हो गया, इसका यहाँ पे तापमान है T1 और इसका तापमान है, टेम्परेचर क्या है, T2। तो यहाँ से जो हीट फ्लो करेगा, अब इसका एरिया क्या होगा भाई, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इसका क्या हो गया, एरिया ए हो गया। तो यहाँ से जो हीट फ्लो करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हो गया इसका एरिया। और यहाँ से जो हीट फ्लो करेगा हर 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो करेगा, ये आप Q का वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा ये माइनस साइन क्या बताएगा, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, समझ में आया।
यानी इस फॉर्मूला में आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा। पहले चलिए थ्योरी में देख लेते हैं, फिर और भी चीजें हम लोग समझेंगे। देखिए यहां लिखा क्या गया भाई, यहां लिखा क्या गया है, किसी वस्तु में चालन के द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मा प्रवाह के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल तथा ताप प्रवणता के समानुपाती होता है। अब ये ताप प्रवणता या फिर एक वर्ड आपने देखा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है ना। देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब भी समझ लीजिए, इसके मतलब को भी मैं समझा देता हूं। टेम्परेचर ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है इसको भी समझिएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं ताप प्रवणता, ठीक है ना, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता मतलब ये होता है कि तापमान में जो परिवर्तन है, ठीक है ना, तापमान में जो परिवर्तन आया है दो इंड के बीच में, है ना, ये एक इंड और एक इंड में तापमान में अंतर आया, उस तापमान में जो भी परिवर्तन आया उसको अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं या दूरी से डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स यही हो गया आपका क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो कई बार आपका न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट गिवन होगा, एरिया होगा और थर्मल कंडक्टिविटी होगा। तो परेशान मत होइएगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, या फिर आपको डेल्टा टी नहीं दिया गया है, डेल्टा एक्स नहीं दिया गया है, तो आप लिख देंगे डाटा इनसफिशिएंट, टिक करके भी नहीं आएंगे, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा डाटा इनसफिशिएंट। ये आपको पूरा वैल्यू दे दिया है एग्जामिनर ने, इसका मतलब ये है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है समझ में आया। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपन डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं मटेरियल, क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ मटेरियल। आइए अभी और भी डिटेल अच्छे से करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट लिया गया है और यहाँ पे इस किनारे में टेम्परेचर T1 है और इस किनारे में आपका टेम्परेचर T2 है। यहाँ लिख दिया गया T1 ग्रेटर देन T2, तो हीट जो है परपेंडिकुलर इस सरफेस से आकर के यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है। तो डेल्टा एक्स क्या है, इस ऑब्जेक्ट की मोटाई हो गई, यानी थिकनेस ऑफ मटेरियल हो गया, यानी पदार्थ की मोटाई हो गई। ए क्या हो गया, एरिया नॉर्मल टू हीट फ्लो, यानी कि जिस एरिया से आपका हीट नॉर्मली फ्लो करेगा, यानी ऊष्मा प्रवाह की दिशा के लंबवत वस्तु का क्षेत्रफल हो गया। डेल्टा क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। क्यों, क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी ऊष्मा प्रभावित होगी। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उसमें चालकता है। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या बतलाता है, यहां लिख दिया गया है। जो आपका नेगेटिव साइन है शोज दैट हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है। और ये जो आप डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। आगे देखेंगे तो यहाँ लिख दिया मैंने, टेम्परेचर ग्रेडियंट किसको कहते हैं, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता होता है तापमान में परिवर्तन अपन दूरी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है, या ऐसे भी समझिएगा। तो डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स या फिर डी टी अपन डी एक्स भी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो देखिए इस फॉर्मूला को अगर मैं लिखूं, रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, यहाँ पे के की वैल्यू दे देगा, ए का वैल्यू देगा और रेट ऑफ हीट फ्लो पूछेगा, यानी ऊष्मा प्रवाह की दर फाइंड आउट करिए। और आपको कई क्वेश्चन में आपको डेल्टा टी की वैल्यू देगी, डेल्टा एक्स की देगी, के देगी, ए देगी, आप क्यों निकालेंगे। तो अगर आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट दे रहा है तो इट मीन्स आपको ये वैल्यू लिखने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पुट डाउन कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब बनाते हैं। होप सो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। गैस, ठीक है, यहाँ लिखा क्या गया है, गैस विच हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, हमें पता है, क्या पता है भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया है जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो सीक्वेंस है, सबसे अधिक जो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, देखिए यहाँ पे सबसे अधिक थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद सबसे कम गैस की होती है। तो सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी गैस की, यानी इससे क्या होगा, ऊष्मा जो प्रवाह होने में क्या होगी, आसानी होगी, नहीं, इसमें हीट आसानी से फ्लो नहीं करेगी, यानी क्या होगा, ऊष्मा का कुचालक होगा। गैस क्या होगा, ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड क्या है, ऊष्मा का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया देखते हैं भाई। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको रिकॉल करवा दिया फिर से थर्मल कंडक्टिविटी के बारे। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गैस विच हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी आर कॉल्ड एज, गैस जिसकी उसमें चालकता कम होती है उसे क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टर कहेंगे, थर्मल रजिस्टर कहेंगे, या थर्मल इंसुलेटर कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। भाई गैस है जिसकी उसमें चालकता क्या होती है, कम होती है, यानी हीट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, यानी क्या होगा,
बैड कंडक्टर ऑफ हीट है यानी कि कुचालक है, यानी कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी ये क्या होगा, थर्मल इंसुलेटर, यानी एक सुचाल, ये क्या होगा, एक कुचालक की तरह बिहेव करेगा, यानी कि उष्मा का ये क्या होगा, कुचालक होगा, गैस, कंडक्टर हो नहीं सकता है और रजिस्टर होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कैसा होगा, थर्मल इंसुलेटर होगा। ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपसे बोला गया है कि गैस को हम क्या कहेंगे जिसकी चालकता क्या होती है, उसमें चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है भैया उसमें हीट आसानी से फ्लो नहीं करेगी, यानी हीट का ट्रांसफर इजिली नहीं हो पाएगा, यानी वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो, बैड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी। अगला क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड ऑफ अ वाल, कोई एक वाल है या दीवार है या कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, इज डबल, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो गया है, इट्स थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक वाल है, ये T1 टेम्परेचर है, इसका T2 टेम्परेचर है, तो डेल्टा T 50 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, इसका डबल हो गया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप बताइए इसके थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर किसी वस्तु के ताप के अंतर को 2 गुना कर दे तो उसमें चालकता होगा, उसमें चालकता क्या होगा, तो मैंने आपको पहले ही भी बताया था, यहां पे मैंने नोट्स में लिख भी दिया है साफ साफ शब्दों में कि आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है भाई, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑन टेम्परेचर, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल यू यूज, एंड इन मटेरियल डायमंड हैविंग अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी and air having a low thermal conductivity, and the sequence you must learn, diamond, silver, copper, gold, यहां तक आप याद रखेंगे। देन यहां से स्टार्ट करेंगे एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील और एयर, और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी विच मटेरियल, यहां पर लिख दे रहा हूं, विच मटेरियल हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी इट इज अ गुड हीट कंडक्टर, यानी हीट का ये क्या होगा, सुचालक होगा, and which material having low thermal conductivity it act as a thermal insulator, and also we can called it is a bad conductor of heat, यानी ऊष्मा का ये क्या होगा, कुचालक होगा। ठीक है, तो आप टेम्परेचर डिफरेंस को डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, या 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी कर लीजिए, आपकी इस थर्मल कंडक्टिविटी यानी उसमें चालकता पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी रिमेन्स सेम होगा। अब आइए न्यूमेरिकल्स, जो ये आपका पूछा गया है 2019 के एग्जामिनेशन CBT 2 में, ये आपका CBT 2 का पूछा गया सवाल, ये आपने ही भेजा, मैंने सुबह ही मंगवाया था स्टूडेंट से, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, आसानी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप फिजिकली आप समझ पाइएगा कि आखिर इस क्वेश्चन में हो क्या रहा। ठीक है, जो रेल राजा आप जाते होंगे पढ़ने पटना में रेल राजा से, तो वहां भैया बोला जाएगा भाई न्यूमेरिकल्स बनाने का क्या है, पहले इसके गिवन डाटा को लिखे, एरिया, यहाँ पे लंबाई, थर्मल कंडक्टिविटी और वैल्यू पुट कर देना। ये न्यूमेरिकल्स ये नहीं होता भाई, न्यूमेरिकल्स आपको बताता है कि आपने जो थ्योरी पढ़ा है ना, उस थ्योरी को क्लियर करने का एक बेस्ट मेथड होता है वो न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल में उस थ्योरी को आप देख पा रहे होते, इंप्लीमेंट कर पा रहे होते। देखिएगा इस क्वेश्चन को, जो आपने फूरियर्स का लॉ पढ़ा, फूरियर के लॉ में आपने ये पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो हीट का जो ट्रांसफर होगा, यानी रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि ऊष्मा जो 1 सेकेंड में फ्लो करेगी, कितना फ्लो करेगी, उस फूरियर लॉ ने यही बताया था, -KA डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वो लॉ भी। एक पीतल की छड़ है जिसका अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल दे दिया गया है 0.04 मीटर स्क्वायर और लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, जिसकी उसमें चालकता दिया गया है 109 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। यदि छड़ के दोनों सिरों को 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान अंतर पर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर होगी। इंग्लिश में, a brass rod जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू इज गिवन हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.04 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। If two end of the rod are maintained at a temperature difference of 200 डिग्री सेल्सियस, the rate of heat flow through the rod is। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझिए कि ये क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है इसको आप फिगर के माध्यम से समझिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, एक फिगर के माध्यम से समझिएगा। कोई एक छड़ है, ये आपका पीतल की एक छड़ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको एरिया दे दिया गया 0.04 मीटर स्क्वायर और इसकी जो आपको दी गई है लंबाई या फिर कह सकते हैं इसकी जो मोटाई होगी, इसकी लंबाई भी आप बोल सकते हैं, ये कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसा यूनिट मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 1/5, यानी क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है,
ये हो गया आपका जो आपका डेल्टा एक्स आप जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया है जिसकी उसमें चालकता यानी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू दे दी गई है 109 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, ठीक है। अब इस छड़ का एक एंड ये ले लेते हैं T1 टेम्परेचर पे है और इसका एक एंड ले लेते हैं T2 टेम्परेचर पे ये है, ठीक है। या इस छड़ को इस फिगर में भी अगर आप बना करके देखेंगे तो देखिएगा इस एंड का तापमान T1 है और इस एंड का तापमान T2 दिया गया है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया आपको A, इसकी जो ये लंबाई दे दी गई है 20 सेंटीमीटर जिसको आप लिख रहे हैं 0.2 मीटर, और यहाँ पे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू दे दी गई है 109 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो इंड है, ये जो इनिशियल इंड आप जो देख रहे हैं T1 टेम्परेचर जिसका है और T2 टेम्परेचर, इनके बीच का जो ताप का अंतर है यानी डेल्टा T की वैल्यू दे दी गई है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये हो गया आपने पूरा थ्योरी को फिगर में बनाया। अब क्या बोलेगा, दोनों सिरों को 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान अंतर पर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर, ठीक है, तो ये लाइन पे ध्यान रखना है, क्या निकालना है, ऊष्मा प्रवाह की दर, यानी क्या कि 1 सेकेंड में कितना हीट ट्रांसफर होगी, यानी द रेट ऑफ हीट फ्लो आपको पूछा जा रहा है उस रड से यानी कि उस छड़ से। तो भाई रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब क्या है कि यहां से जो आपका हीट फ्लो करेगा क्यू का वैल्यू आपको निकालना है, यानी से यहां से जो हीट आपका ट्रांसफर होगा इस एंड से इस एंड, या फिर आप यहां इस फिगर से इस एंड से इस एंड आएगा, तो क्यू का वैल्यू यानी द रेट ऑफ हीट फ्लो यानी 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो करेगा। तो अब आप इसको यहाँ पे डाटा निकाल सकते हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स। देखिए माइनस को आप न्यूमेरिकल्स में कोई यूज नहीं लेंगे, माइनस केवल आपको ये बता रहा होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर से आपका लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू निकालना, के का वैल्यू दे दिया गया 109 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन इंटू एरिया कितना दिया गया है आपको, एरिया भी दे दिया गया है 0.04 मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का वैल्यू दे दिया गया 200 डिग्री सेल्सियस अपन डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 0.2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ये हो गया आपका 100, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, यहाँ से एक हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये चला जाएगा और 2 से इसको सॉल्व कर 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना आ गया 109 इंटू 2 दूनी 4 यानी 40 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और जीरो है, देखते हैं कुछ गलती ना हो जाए भाई। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 9 36, 4 एकम 4 और एक जीरो, तो ये क्या आ गया भाई, हीट आ गया इतना, आपका हीट कितना आया है जूल पर सेकेंड में आया, ठीक है, जूल पर सेकेंड में। लेकिन देखिए ऑप्शन कितना क्या चीज में दिया गया ये भी आपको देखना है, किलो जूल पर सेकेंड में। तो भाई सिंपल सी बात है, तो ये आपको क्या आया है, हीट का जो वैल्यू आया 4360 जूल पर सेकेंड। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हमारे रहेगा 4.360 जूल पर सेकेंड, यानी 4.360। तो 4.360 ये रहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। एक और क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टाइरोफोम इस सीट है, ठीक है, कोई एक सीट होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ इंग्लिश में मैंने लिखा भाई, हिंदी मैंने नहीं इसको ट्रांसलेट किया क्योंकि अब उसमें इतना समय लगेगा लिखने में भी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिएगा पहले क्वेश्चन पढ़िए इंग्लिश में, हिंदी में भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। कोई एक सीट है जिसकी थिकनेस दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसा ऐसा समझिए ये कोई एक सीट है आपकी, ठीक है, जिसका आपको थिकनेस दे दिया गया है, ये थिकनेस आपको वैल्यू दे दी गई है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या दे दिया गया 5 सेंटीमीटर एंड 0.25 मीटर स्क्वायर होगा, ये छूट गया यहाँ पे क्वेश्चन में भी छूटा हुआ था, मीटर स्क्वायर इन एरिया। तो इसकी जो एरिया दी गई है वो दी गई है 0.25 मीटर स्क्वायर, हैज अ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर T2, यानी डेल्टा टी का वैल्यू दे दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। इट्स इनर एंड आउटर सरफेस। व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो ऑन द सीट, यानी क्यू का वैल्यू आपसे पूछा गया है और थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी गई 0.01 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। तो के का वैल्यू कितना दे दिया गया 0.01 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। तो यह आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ डेल्टा एक्स 5 सेंटीमीटर है तो इसको आप 100 से डिवाइड कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.05 मीटर। अब यहाँ से आप क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस के ए डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू माइनस रहने, माइनस का कोई यूज नहीं है, माइनस केवल हमें डायरेक्शन बता रहा होता है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होगा, इस क्यू का वैल्यू हमें निकालना है। तो के का वैल्यू कितना दिया गया है 0.01
इनटू एरिया कितना दे दिया गया 0.25 मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया है 40 लेंगे। डेल्टा अच्छा सेल्सियस में इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या लेंगे 0.05 मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 2 0 नीचे आएगा, यहां से भी आपका 2 0 नीचे आएगा और यहां से 2 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 चला गया यहाँ पे। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 यहाँ चला गया। ये आपका 25 चौके 100 चला जाएगा, 4 दहिया 40 चला जाएगा और यहाँ से 5 दूनी 10 यानी 2 बचा है, यानी 2 जूल पर सेकेंड आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 2 जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखिएगा 2 जूल पर सेकेंड, ये रहा आपका ऑप्शन ए। तो समझ में आ गया, इसका न्यूमेरिकल्स आएगा आप बना लेंगे। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा वो भी आप बना लेंगे। कंसेप्चुअली पूरी चीजें मैंने समझा दी है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ, आप थोड़े देर में जाके देख लेंगे। बाकी हीट एंड टेम्परेचर मैंने पूरा पढ़ाया है, एप्लीकेशन में ये सारी चीजें अपलोडेड है। और जरूर से पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, प्रोजेक्शन एंड व्यू की क्लासेस देखिएगा। इन्वायरमेंट मैंने पूरा खत्म करा दिया है, जरूर से उसको वॉच आउट करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।